हेलो एवरीवन। एग्रीप्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वीट के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे? इम्पोर्टेंट स्पीसीज ऑफ वीट। वीट की जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले है ट्रिटिकम एस्टिवम, या जो मॉडर्न वीट है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसी को ग्रो किया जाता है। क्रोमोसोम नंबर 42, जीनोम AABBDD, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ये वाइल्ड स्पीशीज है जो ए जीनोम कहाँ से आया था? ये ट्रिटिकम पुरातम, ये ए जीनोम इसका इस स्पीशीज से डोनेट हुआ था। और फिर नेक्स्ट जो है एगिलोप्स, यहाँ से बी जीन्स जो बी जीनोम जो है, इन दोनों का क्रॉस हुआ तो कौन सी? ट्रिटिकम डाइकोकम। इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये स्पीसीज ये क्रॉस कैसे हुआ? नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन और क्रोमोसोम डबलिंग से। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके। इसका क्रॉस फिर किसके साथ हुआ? इसका क्रॉस हुआ एगिलोप्स काउसी, यहाँ से कौन सा जीनोम? डी इस स्पीसीज से। ये इन दोनों के क्रॉस से जो इवोल्व हुआ वो हुआ ट्रिटिकम एस्टिवम या मॉडर्न वीट। तो ट्रिटिकम एस्टिवम कहाँ से इवोल्व हुआ? इन तीन स्पीसीज से जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम ये वाइल्ड स्पीसीज है। कॉमन नेम क्या इसके? इसको बोला जाता है ब्रेड वीट, कॉमन वीट या मैक्सिकन ड्वार्फ वीट। 87% जो इंडिया के वीट का है वो इस स्पीसीज के अंडर कवर है। 87% जो एरिया, और वर्ल्ड में 90% एरिया है। अब इसके क्या क्या यूजेज हैं? ये चपाती मेकिंग, ब्रेड या बिस्किट, इन सब में ये यूज किया जाता है। फीचर क्या है इसके? सॉफ्ट ग्रेन है, हाई ग्लूटेन है और हाई इल्ड है। मेन इसका ये है हाई ग्लूटेन। हाई ग्लूटेन की वजह से इस स्पीसीज को ग्रो किया जाता है। मॉडर्न जो वीट है सबसे ज्यादा 87% एरिया जो है इंडिया में इस स्पीसीज का। नेक्स्ट जो है ट्रिटिकम ड्यूरम, क्रोमोसोम नंबर 28, जीनोम AABB, कॉमन नेम मैक्रोनी वीट या ड्यूरम वीट। ड्यूरम वीट जो है वो 12% एरिया में जो है ग्रो किया जाता है इंडिया के अंदर। और ये हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। जो वीट ग्रोइंग जोन है वो 6 जोन है। उसमें एक जोन है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन जो है वीट का, उसमें इसको ग्रो किया जाता है ट्रिटिकम ड्यूरम को, सेंट्रल जोन में। और इसमें जो है स्टेम रस्ट का इन्फेस्टेशन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। इसमें स्टेम रस्ट जो है वीट का एक मेजर ड्रॉबैक है उस, लेकिन ट्रिटिकम ड्यूरम में स्टेम रस्ट का जो है वो अटैक नहीं होता। इसमें स्टेम रस्ट का अटैक इसलिए नहीं होता क्योंकि जो इसके इंटरनोड्स हैं, ये नोड्स और जो नोड्स के बीच का एरिया, इसको इंटरनोड बोलते हैं। इंटरनोड जो है इस ट्रिटिकम ड्यूरम स्पीशीज के वो थिक हैं। और जो अदर स्पीशीज हैं ट्रिटिकम ड्यूरम के अलावा, जो मॉडर्न वीट है वो होलो होलो हैं। इंटरनोड अदर स्पीशीज का होलो है, लेकिन ट्रिटिकम ड्यूरम का जो है थिक है। इसकी वजह से जो है ट्रिटिकम ड्यूरम में स्टेम रस्ट का अटैक
नहीं होता या बहुत कम होता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। यूजेज जो इसके पास्ता, मैक्रोनी, सेमोलिना, वर्मिसेली या नूडल्स, इन सब में इसका जो है ट्रिटिकम ड्यूरम पे यूज किया जाता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका, जो ग्रेन है वो थोड़ा हार्ड है, हाँ ये ड्रॉट टॉलरेंट है, हाई प्रोटीन है, अंबर कलर ग्रेन है, मोस्टली कल्टिवेटेड इन सेंट्रल एंड पेनिसुलर इंडिया, सेंट्रल या पेनिसुलर इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है। तो हमने स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर 28 कहाँ ग्रो की जाती है, ये सेंट्रल या पेनिसुलर, सेंट्रल जो हमने एक वीडियो अपलोड की थी, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, जो वीट के 6 कल्टिवेटेड जोन्स हैं। तो उसमें सेंट्रल जोन है, एक एक जोन है सेंट्रल जोन, उसमें ट्रिटिकम ड्यूरम का सबसे ज़्यादा जो है कल्टिवेशन किया जाता है, और टोटल वीट कल्टीवेशन का 12% जो है ट्रिटिकम ड्यूरम है सेंट्रल जोन में। और इसमें ट्रिटिकम ड्यूरम में एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें स्टेम रस्ट का इन्फेस्टेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इसके इंटरनोड है वो थिक है, अदर स्पीसीज की होलो होती है, और थिक होने के कारण इसमें स्टेम रस्ट जो है वो इन्फेस्ट नहीं कर पाता, वो अटैक नहीं कर पाता, इसलिए इसमें ट्रिटिकम ड्यूरम स्पीसीज में स्टेम रस्ट का अटैक नहीं होता। तो इसमें ये कुछ स्पीसीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देखते हैं नेक्स्ट, ट्रिटिकम डाइकोकम। इसको अमर वीट और क्रोमोसोम नंबर जो है वो इसका 28 है। ट्रिटिकम डाइकोकम जो है वो बहुत कम एरिया में ग्रो की जाती है, इसका टोटल कल्टीवेटेड एरिया है वो जो 1% है। मॉडर्न वीट का हमने डिस्कस किया था 87%, ट्रिटिकम ड्यूरम का 12% और इसका 1%। अब इसका क्या यूज, उपमा, सूजी या ट्रेडिशनल फूड जो है उसमें इसका यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका साउथ इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, और ये 1% वीट का एरिया कवर करती है। और ये साउथ साउथ जोन में इसका कल्टीवेशन है 1% जो एरिया है। और साउथ जोन में हमने जोन में डिस्कस भी किया था कि जो स्टेम रेस्ट है उसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है, स्टेम रेस्ट का सबसे ज़्यादा अटैक साउथ जोन में क्यों होता है? क्योंकि जो टेम्परेचर है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो स्टेम रेस्ट के फेवरेबल है। ह्यूमिडिटी जो है वहाँ 70 से 80% के आसपास रहती है अराउंड द ईयर। टेम्परेचर जो है वो 20 से 25, ये सभी कंडीशन जो है स्टेम रेस्ट के लिए फेवरेबल है, इसलिए स्टेम रेस्ट का अटैक जो है सबसे ज़्यादा साउथ जोन में किया जाता है, और साउथ जोन में ट्रिटिकम डाइकोकम जो है वो ग्रो की जाती है, और जिसका एरिया कितना है 1%। नेक्स्ट है ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। ट्रिटिकम स्पेरोकोकम क्रोमोसोम 42, इंडियन ड्वार्फ वीट या क्लब वीट। इसको क्या बोला जाता है? इंडियन ड्वार्फ वीट। और एक था मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, तो किसको बोला जाता है? मॉडर्न वीट को, ट्रिटिकम एस्टिवम को। और इंडियन ड्वार्फ वीट जो है वो बोला जाता है ट्रिटिकम स्पेरोकोकम को। ये कंफ्यूजिंग है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इंडियन ड्वार्फ वीट आएगा तो उसमें ऑप्शन अगर हमारे पास होता है तो हम इसके गलती करने के चांसेस क्या होते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है ट्रिटिकम एस्टिवम मॉडर्न वीट है, वो कॉमन वीट है, उस पर हम टिक कर सकते हैं या उसको एग्जाम में हम गलत कर सकते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना है जो इंडियन ड्वार्फ वीट है वो ट्रिटिकम स्पेरोकोकम को किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक है इसके वेरी शॉर्ट प्लांट्स, कॉम्पैक्ट स्पाइक, राउंड ग्रेन्स, मेनली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ये ग्रो नहीं की जाती है, रिसर्च पर्पज से ही इसको रिसर्च स्टेशन पे ग्रो किया जाता है, कमर्शियली इसका कोई कल्टीवेशन नहीं किया जाता। और फिर नेक्स्ट है ट्रिटिकम मोंटोकोकम। इसका क्रोमोसोम नंबर है 14, और इसको इनकॉर्न वीट बोला जाता है, इसका भी कल्टीवेशन नहीं किया जाता। तो ये मोनोकोकम और स्पेरोकोकम ये रिसर्च पर्पज से इनको, ये प्रिमिटिव स्पीशीज हैं, लोवेस्ट यील्डिंग, रेयरली कल्टीवेटेड, ये रिसर्च पर्पज से ही इनको कल्टीवेट रिसर्च स्टेशन पे किया जाता है। वैसे फील्ड में फार्मर इसको किसी एरिया में ग्रो। अब नेक्स्ट, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन और वीट का इसमें क्या रोल था? देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन में दो क्रॉप्स को मेजरली इन्वॉल्व किया गया था, वीट और सेकंड थी राइस। क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया, ये मैक्सिमम एरिया है या स्टेपल फूड क्रॉप है ये
वर्ल्ड में, और इसका मैक्सिमम एरिया है, सबसे ज़्यादा इसी को कंज्यूम किया जाता है। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो है व्हीट, और फिर सेकंड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया था वो था राइस। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो नॉर्मन बोरलैग, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडिया में है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो 60s में जो है इंडिया में आया। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, या इसमें इसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है फूड सिक्योरिटी का डिमांड थी, या फूड जो है ग्रेन्स जो हैं अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी और फूड की जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम कमी थी। इसलिए, लेकिन जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ थी, और इसमें जो है ड्वार्फ या सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ को इंक्लूड किया गया है। जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ थी वो काफ़ी लॉन्ग थी, ड्वार्फ नहीं थी। उनमें लोजिंग होती थी। लोजिंग मतलब वो जिसमें अगर फर्टिलाइज़र या इरिगेशन किया जाता था तो वो वैरायटीज़ गिर जाती थी, जिससे उनमें यील्ड बहुत कम थी। उनमें डिजीज़ रेजिस्टेंस नहीं थी, काफ़ी डिजीज़ का उस पे अटैक था, डिजीज़ ससेप्टेबल थी वो वैरायटीज़। इसलिए कुछ ऐसी वैरायटीज़ को इन्वॉल्व किया गया, इसलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया गया है कि ये वर्ल्ड वाइड इन वैरायटीज़ ने काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म किया, और इन वैरायटीज़ फिर जो है काफ़ी इनफ फूड जो है वो इन वैरायटीज़ की वजह से। अब जो ट्रेडिशनल व्हीट वैरायटीज़ थे हमने डिस्कस किया, वो टॉल थी, लोजिंग थी, और लो यील्ड, उनकी लो यील्ड थी। सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ जो शॉर्ट प्लांट्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेम है, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव थी वो, हाई ग्रेन यील्ड रेजिस्टेंट टू लोजिंग। लोजिंग जब हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं और इरिगेशन पे अगर प्लांट्स जो है वो जमीन पे गिर जाते हैं तो उसको हम लोजिंग बोलते हैं। और ग्रीन रिवोल्यूशन, क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवोल्यूशन की इंपॉर्टेंट साइट कौन सी थी? देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी थी। जीबी पंत नगर, जो कि पंतनगर में जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी इंडिया में। साइट जो थी वो ये थी, और रीजन था पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी। अब जीबी पंत यूनिवर्सिटी पर, क्योंकि जो ये वैरायटी जो है मेक्सिको से मेक्सिको से जो है लाई गई थी। तो जीबी पंतनगर जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ इन जो वैरायटीज हैं इनकी टेस्टिंग की गई। सबसे पहले इनकी टेस्टिंग जीबी पंतनगर यूनिवर्सिटी में की गई। उसके बाद जो है ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, वहाँ से इनको कमर्शियली ग्रो किया गया और फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट वहाँ से किया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर साइट है ग्रीन रिवोल्यूशन की वो है जीबी पंतनगर यूनिवर्सिटी। और अगर रीजन की बात करें तो वो है पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी। अब इस एरिया को ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि इस एरिया में फार्मर्स रेडी थे अडोप्ट करने के लिए। यहाँ पे जो है कैनाल्स, इरिगेशन सिस्टम था काफ़ी, यहाँ पे इरिगेशन जो है वो अवेलेबल था। गवर्नमेंट यहाँ फार्मर्स के लिए सबसे पहले यहाँ इन्वेस्ट कर रही थी। दूसरा है फार्मर्स जो होल्डिंग्स थी, मेन इसमें ये भी है कि फार्मर होल्डिंग लार्ज टू मीडियम फार्मर होल्डिंग थी। जो फार्मर लैंड थी फार्मर्स के पास, उसका जो एरिया था वो एक अच्छा एरिया था, फार्मर अडोप्ट थे। और जो मशीनरी थी वो बड़ी लैंड होल्डिंग्स पे इजीली चलती, क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटीज थी, उसमें मशीनरी एडवांसमेंट होनी थी। इसलिए जो है हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी का जो नॉर्थ का एरिया है इसको ग्रीन रिवोल्यूशन में इन्वॉल्व किया गया था। फिर है नोरिएंटेन जीन। इसका ओरिजिन क्या है? जापान है। ये ड्वार्फिंग जीन है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये नोरिएंटेन जीन। इसका ओरिजिन जापान था। जो ड्वार्फ वैरायटीज बनाई गई थी वो इसी जीन्स के बेसिस पे बनाई गई थी, और उसमें लोजिंग रेजिस्टेंस अगर हाइट कम है तो ऑटोमेटिकली लोजिंग जो है वो प्लांट में नहीं हो। तो जो इम्पोर्टेंट जो ड्वार्फिंग जीन थे वो RH1 और RH2, ये आपको ध्यान रखना है, इसका ओरिजिन जापान था। दीज जीन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न व्हीट ब्रीडिंग।
इन जीन्स की वजह से जो ड्वार्फ जीन या ड्वार्फ वैराइटीज आज के दिन मॉडर्न व्हीट में है, वो नोरिन 10 जीन की। अब मैक्सिकन व्हीट प्रोग्राम जो था वो 1943 में स्टार्ट किया गया था। इसको मैक्सिकन गवर्नमेंट एंड रोफलर फाउंडेशन, इसने 1943 में स्टार्ट किया। मैक्सिकन गवर्नमेंट और रोफलर फाउंडेशन ने मैक्सिकन व्हीट प्रोग्राम जो है वो 19 स्टार्ट किया था। इसके मेन साइंटिस्ट थे नॉर्मन ई बोरलॉग। ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज इवोल्व करनी थी गवर्नमेंट को। दूसरा लॉजिंग रेजिस्टेंट वेराइटीज, और उनको ताकि इंपोर्ट ना करना पड़े, सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर जो है मैक्सिकन गवर्नमेंट का था कि उनको बनना है, उनके पास स्कैरसिटी थी सीरियल्स की या फूड ग्रेन्स की, तो उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो इंटरनेशनल जो व्हीट प्रोग्राम है वो मैक्सिको से, और उसकी जो फेमस वेराइटीज हैं सोनोरा 63, 64, लर्मा रोजो 64A, मायो 64, these varieties played a major role in increasing wheat production all over इंडिया। इंडिया में भी इनने काफ़ी अच्छा योगदान दिया इन वेराइटीज़ में। तो मेन जो मैक्सिकन व्हीट प्रोग्राम है वो मैक्सिकन गवर्नमेंट ने और रोफलर फाउंडेशन ने 1943 में स्टार्ट किया था, जिसके मेन साइंटिस्ट कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग। इसके बाद ही ये 1943 और 60s ग्रीन रिवोल्यूशन यहाँ से जो है इसकी फाउंडेशन रखी जा चुकी थी। ड्वार्फ वेराइटीज या सेमी ड्वार्फ वेराइटीज जो है व्हीट की इवोल्व करने के। तो ये कुछ ग्रीन रिवोल्यूशन के। फिर सेमी ड्वार्फ वेराइटीज थी इंडिया में जो रिलीज की गई, वो इंडिया में सेमी ड्वार्फ वेराइटीज जो रिलीज की गई वो थी कल्याण सोना सोनालिका। इन्होंने व्हीट प्रोडक्टिविटी और इंडिया फूड सिक्योरिटी को काफ़ी बूस्ट किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हीट की मॉर्फोलॉजी और कुछ अदर व्हीट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। व्हीट को बेसिक कॉन्सेप्ट हम व्हीट के डिस्कस अभी तक 2 पार्ट में कर चुके हैं। 1 बाय 1 हम इसको व्हीट को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।